प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम हल संधि प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। आज जो हम सूत्र पढ़ने वाले हैं वह सूत्र है मोनुस्वारः। सूत्र देखेंगे, 8वें अध्याय के तृतीय पाद का 23वां सूत्र है मह अनुस्वारः। मह यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन है, अनुस्वारः प्रथमा विभक्ति एक वचन है। हलि की अनुवृत्ति आ रही है। मह अनुस्वारः स्यात् हलि। सीधा सूत्र का अगर हम अर्थ करें तो सीधा अर्थ लिख सकते हैं मह अनुस्वारः हलि। म को हल परे रहते अनुस्वार होता है। ये संपूर्ण प्रकरण पद के अधिकार में है, तो सूत्र का अर्थ होगा मान्तस्य पदस्य अनुस्वारो हलि। मकारांत पद को अनुस्वार आदेश होता है हल परे रहते। यदि किसी पद के अंत में हलंत म हो तो हल परे रहते उसे अनुस्वार आदेश हो जाता है। अर्थ देखिए, अर्थ लिखा है यदि हल व्यंजन वर्ण परे हों तो मकारांत पद, मकारांत से यहाँ तात्पर्य हलंत म है, मकारांत पद के म के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। अनुस्वार हम सभी जानते हैं, ऊपर जो चंद्र बिंदु लगती है, चंद्र बिंदु में बिना चंद्रमा के जो बिंदी होती है उसे कहते हैं अनुस्वार। उदाहरण देखिए, हरिम बंदे। हरिम, हरि हरि हरयः, हरिम हरि हरीन। द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप बनता है। हरिम बंदे, मैं भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। अब यहाँ पर हमें दोनों रूप प्राप्त होते हैं। कई जगह तो हरि के ऊपर इकार के साथ में बिंदी लगी रहती है और कहीं पर हलंत म होता है। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें मोनुस्वारः सूत्र का ध्यान रखना होगा। यदि हरिम शब्द अकेला लिखा हुआ है, उसके बाद में कोई वर्ण या स्वर नहीं है, व्यंजन या स्वर नहीं है, तो हम म को हलंत ही लिखेंगे। लेकिन हरिम के बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण है तो हम उसे अनुस्वार कर देंगे मोनुस्वारः सूत्र से। जैसे हरिम बंदे, यहाँ हरिम पदांत में म है और उसके बाद में फिर बंदे का व हल वर्ण है, तो म को के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाएगा और हमारा शब्द बनेगा हरिम बंदे। यदि मकार के बाद में, हलंत मकार के बाद में यदि कोई स्वर वर्ण आ जाए, जैसे ग्रामम आगच्छामि, तो ग्रामम म हलंत है, आगच्छामि। अब यहाँ म को अनुस्वार आदेश नहीं होगा, अपितु जो हलंत म है वो उसमें आ मिल जाएगा, ग्राममा गच्छामि, ये हो जाएगा। तो ये सामान्य संस्कृत अनुवाद में भी ध्यान रखने की चीज़ है कि हम इस बात का ध्यान रखें। नश्चा पदांतस्य झलि। अगला सूत्र है नश्चा पदांतस्य झलि। पहले सूत्र में हमने पढ़ा था पदांतस्य, पद के अंत में, लेकिन ये सूत्र है अपदांतस्य। सूत्र देखिए, 8वें अध्याय के तृतीय पाद का 25वां सूत्र है नह। मह की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, नह 6-1, मह 6-1, अपदांतस्य 6-1, अनुस्वारः की भी अनुवृत्ति है 1-1 झलि। तो इसका हम सीधा सा अर्थ करेंगे, नह मह अपदांतस्य झलि
नह मह अपदान्तस्य झलि अनुस्वार आदेशः स्यात्। और यदि सरल करके लिखें तो न अपदान्तस्य नस्य मस्य च झलि अनुस्वारः आदेशः स्यात्। उदाहरण यशांसि आक्रंस्यते झलीति किम मन्यसे, अर्थात जब झल नहीं होगा तो फिर वहाँ पर अनुस्वार आदेश नहीं होगा। हिंदी में अर्थ देखिए, झल परे होने पर अपदांत नकार एवं अपदांत मकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश होता है। पदांत यानी शब्द के अंत में, अपदांत माने शब्द के मध्य में। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यदि अपदांत है तो सूत्र लगेगा नश्चापदांत से झलि, और अगर पदांत है तो सूत्र लगेगा मोनुस्वारः। दोनों सूत्रों का कार्य, मोनुस्वारः म को अनुस्वार करता है और नश्चापदांत से झलि करता है न और म, इन दोनों को अनुस्वार करता है, लेकिन वो पद के अंत में करता है, ये पद के मध्य में करता है। अब देखिए झली कहा गया है, तो यहाँ पर पूछे हली था, तो हली में तो सभी व्यंजन अंतस्थ ऊष्म सब वर्ण आ जाते हैं, लेकिन जब झली कहते हैं तो झली में ऊष्म वर्ण तो आते हैं लेकिन अंतस्थ वर्ण नहीं आते। यर लव ह ये 5 वर्ण नहीं आते हैं। तो झभय से लेकर के हल तक के जितने वर्ण हैं, जिसमें व्यंजन वर्ण और ऊष्म वर्ण इनका ग्रहण होता है। उदाहरण देखिए, आक्रंस्यते, तो ये सूत्र जहाँ प्रवृत्त होगा उसकी पहली शर्त है कि एक ही शब्द होना चाहिए, शब्द के बीच की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो आक्रंस्यते, आक्रम प्लस्यते, ये एक ही शब्द है, एक ही पद है। यहाँ आक्रम प्लस स्यते, तो ये अपदांत मकार है, पद के मध्य में अकार है और बाद में सकार झल विद्यमान है। इसलिए प्रकृत सूत्र से, प्रकृत माने जिसका पाठ अभी हम यहाँ कर रहे हैं, नश्चापदान्तस्य झलि सूत्र से म को अनुस्वार आदेश हो जाएगा और शब्द बन जाएगा आक्रंस्यते। इसी प्रकार यशांसी, यशान प्लस सी, और यशांसी एक पद है तो यशान सी ये पद के मध्य में है, इसलिए न को भी नश्चापदान्तस्य झलि सूत्र से अनुस्वार आदेश होगा और शब्द बन जाएगा हमारा यशांसी। दूसरा शब्द देखिए, अब एक प्रश्न इसमें उठाया है सूत्र में, झलि इति किम, झलि किम, कि भाई आपने इस सूत्र में झलि क्यों लिखा, हली लिख देते, हली में क्या परेशानी हो रही थी। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर इसलिए हली नहीं किया गया क्योंकि बहुत से प्रयोग ऐसे दिखते हैं जहाँ जो हल के अंतर्गत हल परे रहने पर जहाँ पर न और म को अनुस्वार आदेश नहीं होता है। जैसे उदाहरण मन प्लस यसे, यदि यहाँ झली की जगह हली लिखते तो ये न को भी अनुस्वार आदेश हो गया होता, लेकिन यहाँ क्योंकि झली है तो न के बाद में ये झल प्रत्याहार में नहीं आता, इसलिए अनुस्वार आदेश नहीं होगा और मन्य से में न का न बना रहेगा, इसे अनुस्वार नहीं होगा। अगला सूत्र है आपका अनुस्वारस्य यई परः सवर्णः। 8वें अध्याय के चौथे पाद का 58वां सूत्र है और लघु सिद्धांत कौमुदीकार कह रहे हैं स्पष्टम, सूत्र स्पष्ट है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुस्वारस्य यई परे परसवर्णः आदेशः स्यात्। अनुस्वार वर्ण को यय वर्ण यदि परे हों तो परसवर्ण आदेश हो जाना चाहिए, परसवर्ण आदेश होता है। अब यहाँ पर यय प्रत्याहार बड़ा महत्वपूर्ण है।
यह प्रत्याहार शुरू होता है यवरल यमगणनम जवय गणदस जवगणदस खप चटत चटतप कपय, यानी अंतस्थ आ रहे हैं। इसमें वर्ग का चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला वर्ण आ रहे हैं, केवल ऊष्म वर्ण नहीं आ रहे हैं। न तो ह इधर आ रहा है, न ह उधर आ रहा है, तो इसमें ऊष्म वर्ण नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ कि यदि अपदांत में कोई अनुस्वार हो और उसके बाद में ऊष्म वर्णों को छोड़ करके कोई भी वर्ण हो तो उसे पर सवर्ण आदेश हो जाता है। जैसे अच्छा, इसमें जौन से वर्ग का वर्ण बाद में है उसी वर्ग का पांचवा अक्षर उस अनुस्वार के स्थान पर हो जाएगा। जैसे क वर्ग का वर्ण है तो क वर्ग का वर्ण यदि परे में है तो ङ हो जाएगा। च वर्ग का वर्ण परे है तो ङ हो जाएगा। ट वर्ग का वर्ण परे में है तो ण हो जाएगा। त वर्ग का परे में है तो न हो जाएगा। प वर्ग का परे में है तो म हो जाएगा। और यर लव यदि परे में है तो य व र ल, ऐसे अनुस्वार ध्वनि इनकी हो जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है। इसके उदाहरण हैं शांतः। इस उदाहरण को हम अगले वीडियो में विचार करेंगे, तो उससे ये सूत्र की भी पुनरावृत्ति हो जाएगी और वह उदाहरण भी हमारे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।